हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज से अपन वर्किंग कैपिटल को कंप्यूट करने की सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट मेथड पढ़ी थी जिसका नाम था ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। फिर अपन ने उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज अपन सेकंड मेथड को पूरा समझेंगे और उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, क्योंकि अब जो भी हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में वो सारे सेकंड मेथड के सम्स ही होने वाले हैं, है ना। इसका मतलब जो भी डिस्कशन अभी बचा है इस चैप्टर में मेनली वो सेकंड मेथड से रिलेटेड ही है, ठीक बात है। आइए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सेकंड मेथड का नाम क्या है भाई, यहाँ लिख देता हूँ सेकंड मेथड, ठीक है। इसका नाम है आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड, या फिर अपन बोल सकते हैं कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। देखिए इस मेथड का जैसा नाम है वैसे ही कुछ काम करवाने वाली है ये मेथड। तो देखिए क्या होने वाला है, आप मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल मतलब नेट वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है। ये होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब आप बताइए करंट असेट के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज के भी कुछ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप करंट असेट में क्या क्या आता है, कैश आता है, ठीक है, स्टॉक्स आते हैं, ठीक है। स्टॉक में कौन से स्टॉक, सारे स्टॉक्स है ना, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वो WIP का स्टॉक हो, और चाहे वो फिनिश गुड का स्टॉक हो, ठीक है। तो कैश हो गया, स्टॉक हो गया। इसके बाद डेटर्स, रुकिए फिनिश गुड किधर जाएगा भाई, अच्छा फिनिश गुड का स्टॉक अपन ने ले लिया है तो कोई बात नहीं। फिर यहां पर आ जाएंगे आपके डेटर्स, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक बात है, वो हो जाता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एलिमेंट क्या क्या होते हैं, कैश, स्टॉक, डेटर और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अभी ऐसी करंट लायबिलिटी भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, या फिर क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, है ना, या कोई अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो भी क्या आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारे एलिमेंट हैं। अब आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल, भाई हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तरीका ये है कि करंट असेट के सारे एलिमेंट निकाल दीजिए, कैश निकाल लीजिए, स्टॉक निकाल दीजिए, डेटर निकाल दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस निकाल दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो इन सब का एडिशन क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ करंट असेट आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसी करंट लायबिलिटी के सारे एलिमेंट को ऐड कर देना तो आपकी टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर टोटल करंट असेट में से आप टोटल करंट लायबिलिटी रेड्यूस कर देंगे तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा नाम है, नाम क्या है, आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड, मतलब हम करंट असेट और करंट लायबिलिटी के एक एक आइटम को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। करंट असेट के सारे आइटम्स या फिर एलिमेंट्स निकाल लीजिए, उनको ऐड करके टोटल करंट असेट निकाल दीजिए। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज के सारे एलिमेंट कैलकुलेट करिए और फिर उनको ऐड करके टोटल करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। सो फाइनली आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस मेथड का नाम रखा कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन मेथड, ठीक बात है। ओके, इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन। अब सवाल है कि ये एक एक एलिमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो कैलकुलेशन पर जाने से पहले मैं आपको कॉस्ट शीट की याद दिला देता हूं। सर वो तो हमने पढ़ रखी है, फिर भी एक बार याद दिला देता हूं, ठीक है। देखो कॉस्ट शीट कैसे बनती है भाई, एक सेकेंड।
क्योंकि अब कॉस्ट शीट का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉस्ट शीट के दो पार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक पर मैं लिख रहा हूं बड़ी कॉस्ट शीट, ठीक है, और यहां आ जाएगी आपकी छोटू वाली कॉस्ट शीट, छोटी वाली कॉस्ट शीट। ठीक है, मतलब कभी कभी आपको बड़ी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, कभी छोटी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। क्या मतलब हुआ सर? देखिए, इसका मतलब हुआ बड़ी कॉस्ट शीट क्या होती है जो अपन ने पढ़ रखी है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, जिसे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मली दिया नहीं होता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर आते हैं आपकी प्रोडक्शन एक्सपेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फिर ओवरहेड अपन बुला सकते हैं उसे, है ना, ओवरहेड आता है। तो ये जो आ जाता है ये कहलाता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट कहो या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहो। फिर इसमें आपको क्या करना है, ओपनिंग WIP ऐड करना है और लेस करना है क्लोजिंग WIP। ऐसा करने पर ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हालांकि कॉस्टिंग में ऐसा नॉर्मली आपको देखने नहीं मिलता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्टिंग में तब आता है जब उसमें एडमिन ओवरहेड भी ऐड कर लिए जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर जो FM पूरा है उसमें मोस्टली आपको क्या देखने मिलेगा कि एडमिन ओवरहेड को ये जनरल ओवरहेड मानते हैं और बाद में ऐड करते हैं ना। इस पर अपना डिस्कशन पहले भी हुआ है हालांकि, है ना। फिर COP आने के बाद क्या करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड, तो ये आ जाता है आपका COGS, और COGS में ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड और ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इधर आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए तो आ जाएगी आपकी सेल्स। ठीक बात है, ये तो हो गई आपकी बड़ी वाली कॉस्ट शीट, मतलब जो लेंदी फॉर्मेट हो गया वो हो गया ये, है ना। अभी छोटू वाली कॉस्ट शीट क्या होती है, इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन में केवल 3 ही इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, है ना, ये 3 ही इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। और इनका जब आप टोटल करेंगे तो यही क्या आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट, यही क्या है आपका COP, यही क्या है COGS और यही क्या है COS। क्यों? क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो टोटल कॉस्ट ही यही है। तो अब यही फैक्ट्री कॉस्ट बुला दो आप, इसे COP बोल दो, COGS कहो या कॉस्ट ऑफ सेल कहो, सब एक ही बात है ना। ओके, तो अधिकतर क्वेश्चन आपको छोटी कॉस्ट शीट के दिखाई देंगे, तो इसका मतलब काम इजी हो जाएगा। छोटू वाली कॉस्ट शीट बनाओ, चाहे COGS चाहिए हो, चाहे COP चाहिए हो, चाहे COS चाहिए हो, सब कुछ वही है ना। ओके, तो ये तो हो गई अपनी कॉस्ट शीट पर चर्चा। ठीक है, थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि कैसे हम एक एक कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेशन के पहले मैंने आपको कॉस्ट शीट इसलिए बता दी क्योंकि कॉस्ट शीट की नीड हमें बार बार पढ़ने वाली है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट होगा जिसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, फॉर्मेट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, WCR, है ना। फॉर्मेट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ WCR, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो बहुत आराम से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ना। यहां आ जाएगा आपके पर्टिकुलर्स, यहां आ जाएगी आपकी वर्किंग। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहां आ जाएगी वर्किंग। देखिए फॉर्मेट सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं वर्किंग यहीं कर रहा हूं, कई बार क्या होता है कि वर्किंग नोट आप कई लोग अलग से बनाते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हो कि यार ये वर्किंग यहां ना लिखो और यहां केवल अमाउंट बस लिखते जाओ, वर्किंग नोट अलग से बना दो। पर अच्छा यही है कि यहीं कहीं वर्किंग निपटा दो, फ्री हो जाओगे, है ना। ओके, तो भाई पर्टिकुलर्स, वर्किंग और अमाउंट। अब हम क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखेंगे हम करंट असेट,
सबसे पहले हम सारे एलिमेंट निकालेंगे करंट असेट के, ठीक है। करंट असेट में क्या क्या आ जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसमें आ जाएगा आपका कैश, सबसे पहले अपन कैश लिख देंगे, ठीक है, कि कितना कैश हम मेंटेन करने वाले हैं। जो एंटिटी है जिसको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जानना है तो वो अंदाज लगाए कि उसको कैश कितना रखना है ना, उसके ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालेंगे, फिर अपन बात करेंगे WIP की, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे फिनिश गुड के स्टॉक की। तो देखो ये तीनों स्टॉक ही है, रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक वाला काम हो गया। फिर आएंगे आपके क्या, डेटर्स, और फिर आ सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तब अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अभी आपको बेसिक थीम समझानी है तो बेहतर होगा कि चीज़ें आसान रहें, है ना। तो देखो भाई यहां आ जाएगा आपका क्या, करंट सेट का टोटल, ठीक बात है। तो यहां लिख दे रहा हूं टोटल ऑफ करंट असेट, और इसको नाम दे देंगे अपन ए, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट निकाल देंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा करंट असेट का अमाउंट, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, फिर यहां आ जाएंगे आपके, या फिर सुनो करंट प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख ही देते हैं, आपको ठीक लगेगा थोड़ा सा, है ना। यहां लिख देता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सारे आइटम अपन ने कवर कर लिए। फिर क्या होगा भाई, यहां पर आ जाएंगे आपके टोटल ऑफ करंट असेट, है ना, टोटल ऑफ करंट असेट आ जाएगा, जिसको हम ए नाम दे देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इस लाइन को अपन और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे अपने क्या, अब स्टार्टिंग होगी करंट लायबिलिटीज की, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा भाई, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस एंड क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड, ठीक है। जो भी एक्सपेंस होंगे, जिनके भी क्रेडिटर होंगे, जिनको भी हम तुरंत कैश में पेमेंट नहीं करते हैं बल्कि थोड़ा टाइम बाद पेमेंट करते हैं, तो वो सब खर्चे आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, तो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाते हैं, है ना। तो वो अपन को कैलकुलेट करना होगा। और फिर क्या करेंगे हम, यहां पर कर देंगे करंट लायबिलिटीज का टोटल, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसे हम बी नाम दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू ए माइनस बी, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां आ जाएगी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। फिर यहां पर ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन। ये सेफ्टी मार्जिन क्या होता है भाई, ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आई 1 लाख, है ना। तो आप सोच रहे हो कि यार 1 लाख की जरूरत पड़ेगी तो चलो 1 लाख वर्किंग कैपिटल रख लेते हैं, पर फिर आपको लगता है नहीं यार, कभी गलती से 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग गया तो, मतलब जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, आप जब घूमने जाते हो तो आपको लगता है कि यार वहाँ पर 1,000 रुपये का खर्चा होगा लगभग, तो क्या आप 1,000 ही रखते हो? नहीं, कई बार आप क्या करते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेते हो कि यार कभी गलती से कोई प्रॉब्लम आ गया तो ऐसा ही कई बार बिजनेस एंटिटीज भी करती हैं कि जितना रिक्वायरमेंट है वो तो रखना ही है, प्लस थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं, है ना। तो वो सेफ्टी मार्जिन हो जाता है। जैसे कि 10% अगर होता तो 1 लाख तो नेट वर्किंग कैपिटल आया है, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी आया 1 लाख, तो ये हो गया नेट वर्किंग कैपिटल। अब 1 लाख में मान लो हम 10% और एक्स्ट्रा रखते हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000, मतलब 1,10,000 की आपकी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक बात है। ये आ जाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ओके। अब समझते हैं इनका कैलकुलेशन कैसे होगा। आइए कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो अगर कैलकुलेशन समझना है तो एक एग्जाम्पल भी अपन ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। मैं फॉर्मूले भी बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली वो फॉर्मूले नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जनरल मैथ्स बताने वाला हूं और कुछ भी नहीं है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कैश कैसे निकाला जाएगा। तो कैश तो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। 99.99% तो कैश जो होगा वो गिवन ही होगा, है ना। तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है।
फिर बात करते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक की। वो कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय 360 डेज। अगर डेज में डेटा गिवन है तो, वीक्स में होगा तो 52 वीक्स और मंथ में होगा तो 12 मंथ, है ना। ओके, तो 360 डेज अपन ने कर लिया इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 12 लाख डिवाइड बाय 360 दिन, मतलब 360 दिन में 12 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम होना है। अब बताइए क्या आप 12 लाख का स्टॉक आज के आज रख के बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो आपने देखा कि यार भाई हमारे यहाँ नॉर्मली 30 दिन तक तो स्टॉक में पैसा फंसा रहता है, या हम 30 दिन के बराबर का स्टॉक रखते हैं, अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। होता है ना भाई, अपन आज जैसे अपन को 12 लाख रुपए की रॉ मटेरियल की जरूरत साल भर में पड़नी है, तो अपन 12 लाख एक साथ नहीं लाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारा एक साथ ले आएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट एकदम से बढ़ जाएगी, है ना। वो अपन ने मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा भी है ना, कि अगर अपन स्टॉक ज़्यादा ले आते हैं तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अपन ने एक पॉलिसी बनाई कि हम 30 दिन के बराबर का स्टॉक ही रखेंगे। तो अगर 360 दिन में 12 लाख का स्टॉक लगने वाला है तो 30 दिन में कितना लगने वाला है वो निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 30 दिन में, एक बार चेक करते हैं। 12 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 30, एक सेकेंड, 12 डिवाइड बाय 360 इंटू 30, ये आ रहा है इंटू ये आ रहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का स्टॉक हम रखेंगे। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि 1 लाख रुपए हमारा स्टॉक में ब्लॉक रहेगा, रॉ मटेरियल में हमारा 1 लाख रुपए ब्लॉक रहेगा। हमें चाहिए क्या है? हमें वर्किंग कैपिटल का हर एक एलिमेंट चाहिए, मतलब हमें करंट असेट का हर एक एलिमेंट चाहिए, करंट लायबिलिटीज का हर एलिमेंट चाहिए। तो अगर करंट असेट का हर एक एलिमेंट हमें ऐसे मिलते जाएगा, जैसे कि रॉ मटेरियल स्टॉक निकल आया, ऐसे WIP निकल जाएगा, तो फाइनली हम क्या कर पाएंगे? करंट असेट का टोटल निकाल पाएंगे, फिर करंट लायबिलिटी निकाल देंगे ऐसे करके, तो हमारा फाइनली नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, है ना। ऐसे ही निकलेगा आपका WIP। WIP कैसे निकलेगा? COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय 360 दिन। भाई WIP का अगला स्टेज क्या होता है? वो प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो COP 360 दिन का है। कितने दिन के बराबर का माल हम हमारा WIP में ब्लॉक रहता है? ऐसा समझ लीजिए कि मान लो हमारे यहाँ WIP जो पीरियड होता है वो है 20 दिन का, मतलब 20 दिन तो हमारे यहाँ WIP में माल रहता ही है। मतलब सिंपल सी बात है यार, अपन कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि वो तुरंत बन जाएगी, टाइम लगता है उसको बनने में। तो आज अपन ने काम शुरू करा तो सपोज 20 डेज लग जाते हैं उसको फिनिश होने में, है ना। सो 20 डेज क्या हो जाएगा आपका? WIP होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ WIP होल्डिंग पीरियड। ओके, ऐसा कैलकुलेशन आपका चलता चलेगा कि 360 दिन में इतना, तो बताओ जितना होल्डिंग पीरियड कंपनी का है उसके लिए कितना हो जाएगा। अब जिसका होल्डिंग पीरियड जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ जाएगा, है ना। हालांकि इस पर मैं सेपरेट डिस्कशन करूंगा, है ना। और आप एकदम लोड मत लीजिए, अभी तो मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, अभी एक आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन अपन इसी पर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, फिर बात करते हैं फिनिश गुड स्टॉक की। तो फिनिश गुड की अगली स्टेज क्या होती है? फिनिश गुड बिक जाता है तो यहाँ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय 360 दिन इनटू फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड। ठीक है, डन। तो जैसे मान ले, इसको भी समझा देता हूं थोड़ा सा। सपोज हमें 12 लाख रुपए का माल साल भर में बेचना है, हमें ऐसा पता है कि हमें 12 लाख का माल साल भर में बेचना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा 12 लाख होगा, है ना, डिवाइड बाय 360 दिन। तो 360 दिन में हम 12 लाख का माल बेचने वाले हैं, तो क्या करें? 12 लाख का माल बनाकर आज पहले दिन रख लें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों रख लेंगे? बिकना तो साल भर में, तो आज बनाकर क्यों रखें यार? उसका होल्डिंग कॉस्ट कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितना सारा माल तो खराब ही हो जाएगा रखा रखा, गोडाउन का रेंट ज़्यादा लगे, बहुत सारे लोचे होंगे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर होल्डिंग पीरियड होता है जिसके लिए हम रखते हैं। तो जैसे हमने सोचा कि यार 360 दिन में 12 लाख का माल बिकेगा, तो एक काम करते हैं, लगभग 60 दिन के बराबर का माल तो रख ही लेते हैं अपन। ठीक है, ये कंपनी की पॉलिसी होती है, ऐसा समझ लीजिए। या इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार 60 दिन तो बेचने में लग ही जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो मतलब फिनिश गुड बनने के बाद 60 दिन तक पड़ा रहता है, समझ रहे हैं आप बात को। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बोलने के दो तरीके हैं यहाँ पर। पहला तरीका क्या है, हमारी पॉलिसी है कि हम 60 दिन के बराबर का स्टॉक फिनिश गुड में मेंटेन करके चलते हैं, है ना। ऐसा बोलना थोड़ा इजी लगता है।
तो 360 दिन में 12 लाख का माल बिकना है तो 60 दिन के बराबर का कितना होगा, निकल जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारे यहाँ माल बेचने में 60 दिन लग ही जाता है, तो 60 दिन के बराबर का फिनिश गुड आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल आएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे अपन, है ना। अभी तो अपन बस फॉर्मूले लिख रहे हैं। ऐसे डेटर में क्या होगा, डेटर में यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स लिख रहा हूँ, है ना। इसको मैं समझाऊंगा अभी, थोड़ा रुकिए आप, अभी बस मैं आपका नोटिंग करवा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा पूरा जो भी ये लिख रहा हूँ। डिवाइड बाय 360 दिन हो जाएगा, इनटू यहाँ पर आ जाएगा डेटर कलेक्शन पीरियड। तो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, आप देखो हर चीज़ को 360 से डिवाइड करूँ और जो भी होल्डिंग पीरियड है, कलेक्शन पीरियड है, तो उतने दिन का बराबर का आपका स्टॉक या फिर डेटर है वो निकल जाएगा, है ना। ऐसी प्रीपेड एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस जो भी एक्सपेंस होंगे, है ना, वो 360 दिन के होंगे। और कितने दिन का आप पहले से पेमेंट कर देते हो, प्रीपेड कितने दिन का कर देते हो, तो प्रीपेड पीरियड। ठीक है, तो ऐसा करके आपका क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ करंट असेट। अब यही काम करना है आपको करंट लायबिलिटीज में, जैसे क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, तो क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय ये होगी 360 दिन की। ठीक है, और क्रेडिटर मान लीजिए हमें जो भी टाइम पीरियड देते हैं, सपोज 2 महीने का टाइम पीरियड देते हैं या 40 दिन का टाइम पीरियड देते हैं, तो उतने समय के क्रेडिटर रहेंगे, है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो 360 दिन की क्रेडिट परचेज जो भी होती है ना हमारे लिए। अच्छा ऐसे समझो कि मान लो 360 दिन में हम 50 लाख का माल उधार खरीदते हैं, 360 दिन में हम 50 लाख का माल उधार खरीदते हैं, तो क्या क्रेडिटर 50 लाख के होंगे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, बताइए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा तो तब होगा ना जब आपने साल के पहले दिन 50 लाख का माल खरीद लिया, तो भाई आज ही आपके क्रेडिटर कितने हो गए? आज ही आपके 50 लाख के क्रेडिटर हो गए। समझ पा रहे हैं आप? तो लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है ना, अपन तो थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल खरीदते हैं और मान लीजिए उन्होंने 40-50 जो भी मान लो 40 दिन का टाइम दिया, तो उधार खरीदा, 40 दिन बाद पेमेंट कर दिया, फिर उधार खरीदा, फिर 40 दिन बाद पेमेंट कर दिया, फिर उधार खरीदा, फिर 40 दिन बाद पेमेंट कर दिया। तो मतलब क्रेडिटर हमेशा कितने दिन के रहते हैं? 40 दिन के। 40 दिन के ज़्यादा कभी हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 40 दिन होते तो हम पेमेंट कर देते हैं, फिर उधार खरीद लेते हैं, फिर पेमेंट कर देते हैं। तो मतलब हमेशा 40 दिन के ही क्रेडिटर बने रहते हैं। नहीं देखना, जैसे मान लीजिए आज मैंने उधार खरीदा, ठीक है, 40 दिन बाद पेमेंट करना है, तो 40वां दिन आया, मैंने पेमेंट कर दिया, है ना, तो अभी पे हो गया, जीरो हो गया। अब मैंने फिर से उधार ले लिया, तो अल्टीमेटली फिर से क्रेडिटर आ गए, फिर 40 दिन तक चलेंगे। तो इसका मतलब हर समय 40 दिन के बराबर की तो क्रेडिटर है ही। अच्छा क्या 50 लाख के कभी एक साथ होंगे? नहीं, क्योंकि हम बीच बीच में चुका भी तो देते हैं, हर 40 दिन में हम रीपे कर देते हैं, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज तो सिंपल क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो भी टोटल है उसको डिवाइड बाय 360 कर दो और जो भी उसका होल्डिंग पीरियड या फिर पेमेंट पीरियड या कलेक्शन पीरियड एज द केस में भी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ओके, तो ये आ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। फिर क्रेडिटर फॉर वेजेस कैसे आएंगे? यहां पर लिख लेंगे टोटल वेजेस डिवाइड बाय 360 दिन और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग पीरियड से। जैसे मान लीजिए हम 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं वेजेस का, 30 दिन बाद पेमेंट करते हैं, तो 30 दिन की आउटस्टैंडिंग वेजेस हमेशा पड़ी रहेगी। फिर क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड, तो यहां जाएंगे टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय 360 इनटू ओवरहेड पेमेंट आउटस्टैंडिंग, है ना, ओवरहेड पेमेंट आउटस्टैंडिंग पीरियड। ठीक है, तो ऐसे ये आ जाएंगे भैया आपके। तो फाइनली आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटी का टोटल। ठीक है, ये तो एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। अच्छा ये फॉर्मेट ना, आप ये जो भी फॉर्मूले लिखे हैं ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं, देखा जाए तो। समझे आप बात को? आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, देखना आप। जैसे अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, अपन ने पढ़ा था रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यही था। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वो क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 360 डेज डिवाइड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब देखना इसी को थोड़ा और तोड़ते हैं,
रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इक्वल्स टू 360 दिन डिवाइड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये लिखा ऊपर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको कैसे भी चेंज कर दो, बताओ आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम को आप यहाँ ले आओ, समझ रहे हो आप बात को, और 360 दिन डिवाइड बाय रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कर दो यहाँ पर, समझे आप बात को। या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, देखना, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इनटू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पर क्या बच गया 360 इंटू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर और देखो आप, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है ना, ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा मतलब इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय कितना कर दो, 360 कर दो, मतलब ये आ जाएगा ना नीचे, इक्वल्स टू में क्या आ गया बताइए, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताइए क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, अपन हर बार यही तो निकाल रहे हैं। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 360 इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, देखो यही करा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय 360 इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तो इसका मतलब मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार समझ जाए ना तो वही बातें घूमना है। सपोज आप कभी भूल गए तो आप लगाओ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है। और एक बार अगर आप खुद से करके देख लेंगे ना, जैसा मैंने आपको समझाया है, तो फिर तो कभी भी भूल जाओ, आप खुद से बना लोगे फॉर्मूला, है ना। ओके, तो ये तो था कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से होगा, है ना। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया वो क्या बताया कि एक तो जब भी आपको कंपोनेंट वाइज वाला मेथड आएगा तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाना है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, या तो बड़ी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी या छोटी वाली कॉस्ट शीट से ही काम चल जाएगा, है ना। फिर आपको ये पूरा फॉर्मेटिंग बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, जिसमें आपको पूरा पर्टिकुलर्स वर्किंग और अमाउंट्स बताने हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा। तो अगर बेसिक थीम देखें तो आप सबको क्या करते हो, डिवाइड बाय 360 कर रहे हो, या फिर 12 महीने या 52 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, है ना। और फिर उसके होल्डिंग पीरियड या फिर पेमेंट पीरियड या फिर कलेक्शन पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्यों करना है उसका लॉजिक मैंने डिराइव करके बता दिया। और आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि भाई 360 दिन में इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम होना है और कंपनी की पॉलिसी के वो 30 दिन के बराबर का रॉ मटेरियल ही होल्ड करती है, तो रॉ मटेरियल निकल जाएगा आपका। सेम फिनिश गुड में मान लो आप कि भाई 360 दिन में इतने का माल बिकना है, तो बताइए हमें कितने दिन, मान लो हमारी पॉलिसी की हम 50 दिन के बराबर का माल रखते हैं, तो 360 दिन में 10 लाख का माल बिकना है, तो हम पूरा तो एक साथ रखेंगे नहीं, हमने 50 दिन के बराबर का माल रखना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी सभी में बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो जाएगी, है ना। क्योंकि अब मुझे 2-3 बातें हैं जो जरूरी समझानी। एक तो WIP पर डिस्कशन थोड़ा भारी होगा, भारी मतलब थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन होना है, और एक और बात है जिस पर डिस्कशन हमें करना है। तो जिस बात पर डिस्कशन करना है पहले मैं वो यहाँ पर नोट करवा देता हूँ और फिर उसको समझाऊंगा। नोटिंग पहले कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें सारी बातें एक साथ समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जब अपन करते हैं तो ये 2 तरीके से होता है। पहला तो होता है टोटल अप्रोच से, और दूसरा होता है कैश कॉस्ट अप्रोच से। ठीक है, तो एक तो होता है टोटल अप्रोच से, एक होता है कैश कॉस्ट अप्रोच से। अभी क्या है समझना, टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट अप्रोच में देखिए क्या होता है, इसका ये मानना है कि आपको केवल कैश वाले एक्सपेंस ही, कैश वाली कॉस्ट ही कंसिडर करते हुए चलना है। मतलब जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे और उसके सारे एलिमेंट निकालेंगे, जैसे कि COP, COGS या कॉस्ट ऑफ सेल, जो भी आप निकालेंगे, तो उसमें कोई नॉन कैश आइटम नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, तो मतलब आपको क्या एक्सक्लूड करना है, नॉन कैश आइटम, और एक और आइटम है जो मैं लिख रहा हूं। तो यहां पर लिख रहा हूं कॉस्ट
एक्सक्लूडिंग, देखो इन दिस अप्रोच, अंडर दिस अप्रोच डेप्रीशिएशन दैट इज नॉन कैश हो गया आइटम है ना, एंड प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड। सर प्रॉफिट क्यों कंसिडर नहीं करना है, समझाता हूं, ठीक है। अंडर दिस अप्रोच डेप्रीशिएशन एंड प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड, यहां पर ऑब्वियसली क्या लिखूंगा, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड है ना, तो यहां लिख रहा हूं ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड। ठीक बात है, मतलब यहां पर आपको प्रॉफिट भी कंसिडर करना है और डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करना है, ठीक है। क्यों करना है, लॉजिक पर मैं बात करूंगा, आप रिलैक्स रहिए, नोटिंग का काम करवा दूं पहले, है ना। सवाल है कि अगर नहीं बताया क्वेश्चन में कि कौन सा अप्रोच लगाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं इफ नथिंग स्पेसिफाइड, if nothing specified, use cash cost approach plus write a note that we have used cash cost approach। ठीक बात है, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि कौन सा अप्रोच लगाना है तो आपको कैश कॉस्ट अप्रोच लगाना है और प्लस एक नोट भी लिख देना है ताकि अपन सेफर साइड पर आ जाएं, ठीक है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, भाई टोटल अप्रोच में तो सिंपल सी बात है, सब कुछ कंसिडर करना है तो कोई बात ही नहीं यार, करेंगे ही सब कंसिडर। कैश कॉस्ट अप्रोच में ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं, इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, अब एक एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं और उसको समझते हैं पूरा, है ना। तो एक एग्जाम्पल रख लेते हैं यहां पर अपन, इसमें अपन लिख देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है सपोज आपका 2 लाख, फिर आपका वेजेस है 3 लाख, फिर आपका ओवरहेड है 1 लाख का, ठीक है। फिर आपके एडमिन एक्सपेंस हैं 50,000 के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैं 1.5 लाख के, ठीक है। तो ये हो गए सारे, और लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, मतलब रॉ मटेरियल हम कितना रखते हैं, मतलब कितने दिन तक रखते हैं, सपोज ये है 1 मंथ। फिर WIP होल्डिंग पीरियड क्या होता है, सपोज ये है 0.5 मंथ। फिर आपका फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड कितना है, सपोज ये है आपका 2 मंथ। फिर आपका डेटर कलेक्शन पीरियड मान लीजिए 1 मंथ है। फिर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है, ये है आपका 1.5 मंथ है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, मतलब WIP आप समझते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कितना परसेंटेज हुआ है उसका परसेंटेज दिया है। सपोज 50% या फिर 60% लिख देता हूँ, 60% तक का काम हो गया है WIP पर, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें यहाँ पर लिखा है इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑफ रुपीज़, इसको ऐसा करते हैं 1,20,000 कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ₹20,000। इसका मतलब ये जो ओवरहेड है 1,20,000 का, इसमें 20,000 का डेप्रीशिएशन भी इंक्लूड है, ठीक है। और लिख देते हैं क्रेडिट सेल से आपका सपोज 10 लाख का, ठीक है। खर्चे ज़्यादा तो नहीं हो गए, 2 3 5 6, ठीक है। 10 लाख का आपका क्रेडिट सेल है। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत सारी बातें मैं समझाऊंगा, जैसे कि
ये पूरा स्टेटमेंट बनाकर समझा दूंगा मैं आपको कि कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। दूसरा मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैश कॉस्ट अप्रोच और टोटल अप्रोच क्या होती है, ठीक बात है, इनके लॉजिक्स बता दूंगा। तो ओवरऑल अपना ये मेथड का काम ही खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा नेक्स्ट लेक्चर से, तो इसमें तो अपन पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन और यहाँ पर पहले अपन कॉस्ट शीट बना देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट 1 कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया था बताइए, 2 लाख। फिर आपका डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, 3 लाख। ओवरहेड कितना लगा है, 1,20,000 लगा है। तो ध्यान से सुनिए, मैं 20,000 को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, केवल 1 लाख को कंसिडर कर रहा हूं। क्यों, इसका लॉजिक बताऊंगा अभी, है ना। अभी मैंने 20,000 का जो डेप्रिसिएशन है उसे हटा दिया है, केवल कैश वाले ओवरहेड को ही कंसिडर किया है, ठीक है। ओवरहेड हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 लाख, ठीक है। फिर ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP जो कि है ही नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अगर होती तो लिखते, तो ये आ जाएगा क्या आपका COP आ जाएगा, कितना 6 लाख ही आ जाएगा। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं है, होते तो लिखते हैं ना, ओपनिंग फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड। आपको ये मिलेंगे भी नहीं क्वेश्चन में, बहुत रेयरली कभी दिखेंगे, है ना। जब दिखेंगे तो अपन लिख लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा COGS कितना 6 लाख का। फिर अपन इसमें ऐड करेंगे एडमिन एक्सपेंस, यहाँ ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितने कितने हैं ये, एडमिन थी अपनी 50,000, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1.5, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया, 6 और 1 7, 6 और 2 8 लाख, है ना, ओके। कॉस्ट ऑफ सेल 8 लाख प्लस प्रॉफिट, और नीचे आ जाएगा आपका सेल्स। सेल्स हुआ था कितना, 10 लाख का, इसका मतलब प्रॉफिट कितना गया है, 2 लाख का। ये हमारी कॉस्ट शीट बन गई। अभी मैंने यहाँ पर क्या है, ये अभी जो लिया है कैसे लिया है, 1,20,000 माइनस 20,000, मतलब मैंने क्या करा है, डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करा है। समझाऊंगा अभी, है ना। अब स्टार्ट करते हैं मेन स्टेटमेंट, जिसमें मैं हर बात आपको आराम से बताऊंगा। यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं पहले अपन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओके। फॉर्मेटिंग कैसा होता है हमारा, कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसमें अपन क्या क्या लिखते थे बताइए ज़रा। यहाँ पर लिखते हैं अपन पर्टिकुलर्स, यहाँ पर करते हैं अपन वर्किंग, यहाँ पर लिखते हैं अपन अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स में, अच्छा कैश अपन ने नहीं लिखा था, लिख देता हूँ। अरे यार ये कुछ गड़बड़ हो गया है, ये जो पेज है ना ये बीच में आ गया है, इसको उठा करना अपन इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो कैश अपन ने यहाँ पर नहीं लिखा था, एग्जाम्पल में शामिल कर देते हैं अपन कैश, ठीक है। मान लीजिए कैश का बैलेंस हम रखते हैं 20,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश बैलेंस यहाँ लिख दिया करंट असेट, इसमें कैश सबसे पहले आ जाएगा। कैश कितना रखते हैं, 20,000 का। सर सबसे पहले कैश ही क्यों लिखा आपने, क्योंकि क्या होता है कैश का कैलकुलेशन अपन को करना नहीं होता है। तो नॉर्मली क्या है, स्टूडेंट कैश लिखना भूल ही जाते हैं, जिनकी वर्किंग करते कैलकुलेशन करते वो तो याद रह जाता है, कैश हम भूल जाते हैं। तो अब से आप दिमाग में बिठा लो कि सबसे पहले कैश ही लिखना है, ताकि गलती से हम उसे भूलें ना, ठीक है। फिर आता है आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है बताइए, 2 लाख। ये कॉस्ट शीट हमने बनाई है, सारा डेटा यही यूज करना है। तो 2 लाख का क्या है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डिवाइड बाय 12 मंथ।
अब 12 महीने में 2 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, और हम कितने महीने के बराबर का स्टॉक, कितने महीने के बराबर का रॉ मटेरियल हम स्टॉक में रखते हैं? तो यहां लिखा है आपका 1 मंथ। तो अगर 12 महीने में 2 लाख का रॉ मटेरियल लगने वाला है तो हम पूरा 2 लाख तो रखेंगे नहीं, हम थोड़ा रखेंगे। कितना रखेंगे? हम 1 महीने के बराबर का रॉ मटेरियल होल्ड करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 12, 2 लाख डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 16,666। मैं 67 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का जो रॉ मटेरियल है वो 12 महीने में लगना है, तो 1 महीने में कितना हमें 1 महीने के बराबर का होल्ड करना है, तो 16,666 आ जाएगा, है ना, सिंपल। फिर आप देखिए WIP में अपन COP लेते हैं, तो साल भर में 6 लाख का प्रोडक्शन होने वाला है, साल भर में 6 लाख का प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक बात है। 12 महीने में 6 लाख का प्रोडक्शन होने वाला है, तो अधूरा माल जो होगा क्या वो 6 लाख का ही होगा? मतलब ऐसे समझिए आप, 6 लाख ही है ना, देखो COP, तो ऐसे समझना आप कि मान लीजिए साल भर में 6 लाख रुपए का प्रोडक्शन होता है, तो क्या अधूरा माल भी 6 लाख का ही रहता होगा हमेशा? अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आज पहला दिन है, आज 6 लाख का ही माल पूरा काम शुरू कर दिया, तो आज ही आपसे अगर कोई पूछ रहा है क्यों कितना माल अधूरा पड़ा है, बोले 6 लाख का। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, वो तो क्या होता है कि बनाना, जैसे मान लो आप सपोज टेबल बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो, तो मान लो एक फर्नीचर पे काम शुरू करा, 1-2 दिन में कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे फर्नीचर पे काम करा, फिर वो कंप्लीट हो गया, फिर तीसरे पर काम करा, फिर वो कंप्लीट हो गया। मतलब कुछ दिन WIP में रहता है, फिर वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि भाई अगर साल भर में अगर अपन ने 1000 फर्नीचर बनाया, 1000 टेबल बनाई, तो क्या पहले ही दिन 1000 टेबल पे काम शुरू कर दिया था? ऐसा थोड़ी होता है। कुछ टेबल पे काम शुरू करा, फिर वो पूरी हो गई, फिर कुछ पे काम शुरू करा, फिर वो पूरी हो गई, है ना। तो ऐसे तो 6 लाख का माल पूरा बना है, 12 महीने में बनना है, ऐसे समझ लो। पर हम कितने बार काम शुरू करते हैं, कितना WIP में रखते हैं एक बार में, है ना, कितने समय के बराबर का हम WIP में रखते हैं? तो वो है कितना? आधा महीने के बराबर का, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 6 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5, मतलब 25,000 आ जाएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आधा महीने हमारा माल WIP में फंसा रहता है, आधे महीने तक हमारा माल WIP में फंसा रहता है, हमारा रुपया WIP में फंसा रहता है। तो 6 लाख का पूरे 12 महीने में, तो आधा महीने में कितना? 25,000, है ना। अच्छा, ये इसमें एक गलती और है भी, इसमें गलती ये है कि ये 50% ही कंप्लीट अभी हुआ है। अपन ने लिखा था ना डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये सबसे स्पेशल पॉइंट है। 50 नहीं 60% दिया है, ये 60% कंप्लीट है। तो आप बताइए जितना वो कंप्लीट है उतना ही तो उसका कॉस्ट लिया जाएगा। भाई हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ WIP चाहिए, तो जितना उस पर खर्चा हुआ है, जितना परसेंटेज खर्चा हुआ उतना ही तो कंसिडर करेंगे। अब समझिए, मान लीजिए आप CA बन जाते हैं तो आपको सैलरी मिलती है 50,000। आप मान लीजिए आप इंटर में हैं, इंटर बस पास कर लिया है, अभी आप CA नहीं बने हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगा उस हिसाब से मिलेगा। तो आपकी जो वर्थ है वो आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से डिसाइड होती है ना। आपने CA पूरा कर लिया तो उस अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलेगा, रुपया मिलेगा। और अगर आप अभी फाइनल में ही है तो आपका वैल्यू उस तरीके का होगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है भाई, जितना माल बन चुका, अगर पूरा बन गया तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, 80% बन गया तो कुछ और, 60% तो और कम, 40% तो और कम, है ना। तो सिंस ये 60% कंप्लीट हुआ है तो हमें 60% ही लेना है, ठीक बात है। ये सबसे स्पेशल बात है जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, हालांकि नहीं होगी, अपन बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। तो 6 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू आधे महीने के बराबर का जो माल है वो काई में फंसा रहता है, WIP में, और वो भी 60% कंप्लीट रहता है। तो कितना आ जाएगा ये? अच्छा, ये सब जो भी कर रहे हैं ना अपन, ये एक रफ आइडिया है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसी वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा, एक रफ आइडिया लग पाता है इससे बस, है ना। बहुत सारी लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। तो ये आ गया 15,000। फिर आते हैं फिनिश गुड स्टॉक पर, ठीक है। तो फिनिश गुड स्टॉक में क्या है भाई? COGS आता है। COGS कितना है? COGS भी 6 लाख का है। तो साल भर में 6 लाख का माल बिकना है, 12 महीने में 6 लाख का माल बिकना है। तो क्या 6 लाख का बनाकर रख लें? जवाब है नहीं। तो कितना रखना है? यहाँ पर लिखा होगा 2 महीने के बराबर का रख लो बनाकर, 2 महीने के बराबर का। तो 6 लाख डिवाइड बाय 12, 6 लाख डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? 50,000 इंटू 2, यह आ जाएगा 1 लाख। सर यहाँ आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? अरे भाई फिनिश गुड तो 100% ही कंप्लीट होगा ना, वो फिनिश कहलाती तब है जब वो 100% कंप्लीट हो।
तो अगर 100% आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 1 लाख ही आएगा, है ना। ओके, तो ऐसे कैलकुलेशन होता चला जाएगा। अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन पर बात नहीं की है, मैं करूंगा, है ना। फिर अपन बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स कितने आएंगे? डेटर्स में मैं ले रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या ले रहा हूं? कॉस्ट ऑफ सेल 8 लाख का। मतलब मैं सेल्स नहीं ले रहा हूं, क्रेडिट सेल 12 लाख की है, पर मैं लेके आ रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल 12 लाख का, जो 10 लाख का जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 8 लाख। मैं 8 लाख ही ले रहा हूं, क्यों ये मैं बताऊंगा। तो यहां ले रहा हूं मैं 8 लाख। 8 लाख की लागत का माल 12 महीने में बेचा है, और डेटर कितने महीने के बराबर के होते हैं? 1 मंथ के बराबर के, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ इंटू 1 मंथ। कितना आएगा ये? 8 लाख डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 66667। ठीक है, 6667। ओके, और आगे चलते हैं। करंट एसेट का टोटल कितना आ जाएगा बताइए? टोटल ऑफ करंट एसेट कितना आएगा? यानी ऐड कर देते हैं। 20,000 प्लस 16,667 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 66,667, ये आ रहा है 2,18,334। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं ए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं करंट लायबिलिटीज की ओर। करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल तो कैसे निकालेंगे? क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस कितने का है भाई? अच्छा, ये बताया नहीं क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 2 लाख का है, तो हम ऐसा मान लें कि 2 लाख का ही माल खरीदा होगा। ठीक बात है। सिंस क्रेडिट परचेस अलग से नहीं दी है, तो हम मान लेंगे 2 लाख का माल आपने कंज्यूम करा है, तो 2 लाख का ही खरीदा होगा, वो भी उधार खरीदा होगा, है ना। ये एक कॉमन एजम्पशन है, और ये एजम्पशन किस तरह अप्लाई होती है ये मैं समझा देता हूं आपको, है ना। एक्चुअली क्या होता है, यहां लिख देता हूं नोट, है ना। इन केस ऑफ existing entities, we assume that opening and closing stock of raw material are what? Equal. इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी मतलब जो नई एंटिटी ना हो, जो ऑलरेडी चल रही हो, है ना। तो उस केस में हम मान लेते हैं कि जो उनका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा वो बराबर होगा। तब आप बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम बराबर क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यही होता है। ठीक है, तो देखना ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी होगा वो बराबर होगा। सपोज ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इसका मतलब ये तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर परचेस। सो इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटीज हम क्या मान के चलते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो होगा वो इक्वल होगा। इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेस बराबर हो जाएगा। सर ये एजम्पशन कैसे मान लें? हम नहीं मानेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, ना तो मैं ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, ना ही क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो जब कुछ गिवन ही नहीं है तो फिर इससे अच्छा तो ये कि इनको बराबर मान लो, तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। अगर गिवन होगा तो फिर तो कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं, पर नहीं गिवन तो क्या करें? तो या फिर इतना झमेला मत पालो, आप सिंपल मान लो ना यार कि जितना हमने कंज्यूम करा है मान लो कि भाई उतना ही खरीदा होगा, वो भी उधार खरीदा होगा। ये हमारी एजम्पशन है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को ही हम क्रेडिट परचेस मान लेते हैं जो कि 2 लाख का है, डिवाइड बाय 12 महीने। 12 महीने में हम 2 लाख का माल उधार खरीदते हैं, तो क्या 2 लाख के क्रेडिटर हमारी बैलेंस शीट में दिखते होंगे? नहीं दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा माल उधार खरीदते फिर पेमेंट कर देते हैं, फिर थोड़ा सा खरीदते फिर पेमेंट कर देते हैं। तो कितने महीने के बराबर के क्रेडिटर होते हैं? ये लिखा है क्वेश्चन में, देखो कहाँ लिखा है, 1.5 मंथ। ठीक है, 1.5 मंथ कितना आ जाएगा ये बताइए? 2 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5, तो ये आ रहा है 24,999, मतलब 25,000। ओके, ठीक है, और कुछ रह गया है क्या? बस ये हो गया।
सर वेजेस का पेमेंट पीरियड नहीं आया, वेजेस भी तो पेमेंट करते होंगे, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस भी तो पेमेंट करते होंगे। कुछ नहीं दिया है इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि वेजेस जब ड्यू होती तभी पेमेंट कर दी जाती है, एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जब ड्यू होते तब पेमेंट कर दी जाती है। मतलब आउटस्टैंडिंग हम रखते ही नहीं है, भाई ये काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो, ऐसा चलता है। सर अगर दिया होता इनका भी पीरियड तो जैसे क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल निकाला है वैसे ही हम क्या करते, क्रेडिटर फॉर एडमिन एक्सपेंस, क्रेडिटर फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, क्रेडिटर फॉर ओवरहेड, क्रेडिटर फॉर वेजेस, सब कुछ निकालते। ठीक है, और आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं क्या चाह रहा हूं कि एक बेसिक थीम डेवलप करूं आपके माइंड में, इसके बाद फिर बेसिक थीम अपने दिमाग में आ गया, फिर ग्रेजुअली अपन क्या करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाते जाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अब मैं फर्स्ट लेक्चर में ही सब बता दूंगा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, तो वो थोड़ा सा आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो करंट लायबिलिटी में केवल यही है। तो अब देखिए आप यहाँ पर आ जाएगा करंट लायबिलिटी, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी कितना आ गया, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा 25,000 ही। ठीक है, सो फाइनली नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो 2,18,334 माइनस 25,000 आपका ये हो जाएगा 1,93,334। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका कि अपन को करना क्या है, कैसे करना है। अगर सेफ्टी मार्जिन होता, सपोज यहाँ लिखा होता 10% का सेफ्टी मार्जिन ऐड करना है तो वो और ऐड कर देते हैं ना, सेफ्टी मार्जिन, तो वो ऐड करते तो इसका 10% कितना आएगा, एक सेकेंड, 193 का 10% ऑब्वियसली यही आएगा 19,333.4 आ जाएगा, है ना। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 19,333.4 प्लस 10% सीधा कर देता हूँ तो आ जाएगा 212,667। इतना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने सिखा दिया, कैलकुलेशन की बेसिक थीम बता दी। अब देखना आप इसको ऐसे समझना, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2,12,667 नेट ऑफ करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी को घटाने के बाद मुझे 2,12,667 की वर्किंग कैपिटल रखनी है। मतलब 2,12,667 रुपए का अमाउंट आपका वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक रहेगा। कैसे, 20,000 रुपये का तो कैश आपको रखना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए, आपका 16,000 समथिंग रॉ मटेरियल में ब्लॉक होगा, 15,000 समथिंग WIP में ब्लॉक होगा, और ये 1 लाख समथिंग आपका काय में ब्लॉक होगा, फिनिश गुड के स्टॉक में ब्लॉक होगा। तो इतना सारा अमाउंट आपका ब्लॉक होने वाला है, इसको अपन इस तरीके से बोलते हैं कि इतना अमाउंट हमारा ब्लॉक होने वाला है, और ब्लॉक ही तो होने वाला है भाई। वर्किंग कैपिटल में अमाउंट फंस गया मतलब आप उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप एक कमाने की अपॉर्चुनिटी तो खो ही रहे हो। समझे आप बात को। सो ऐसा टोटल अगर अपन देखें और करंट लायबिलिटी को हटा दें तो सब मिलाकर आपको 2,12,667 रुपये का अमाउंट फंसाना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, तब आपका बिजनेस स्मूथली चल पाएगा। अब आपको बताता हूं इस बारे में कि मैंने डेप्रीजन क्यों नहीं लिया और कॉस्ट ऑफ सेल क्यों लिया क्रेडिट सेल की बजाय। ये क्रेडिट सेल थी आपकी, तो सुनना ध्यान से। देखिए क्या है, कुछ लोगों का ये मानना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कैश कॉस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, है ना, और जो ज़्यादा रियलिस्टिक है, जो ज़्यादा लॉजिकल है, वो कैश कॉस्ट अप्रोच ही है। तभी मैंने लिखा है कि अगर कुछ ना कहा जाए तो कैश कॉस्ट अप्रोच को फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट भी इसे इंपोर्टेंस ज़्यादा देता है। क्यों देता है उसका लॉजिक समझिए। कैश कॉस्ट अप्रोच वालों का ये कहना है कि भाई आप बताइए, जैसे डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन के नाम पर आपको क्या कुछ कैश होल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पर ये देखो आप 1 लाख लिया, अगर मैं यहाँ 1,20,000 लेता, इसका मतलब क्या मुझे 1,20,000 रुपया मेरा ब्लॉक होने वाला है? सच्ची में नहीं होने वाला। क्या डेप्रिसिएशन हमें किसी को पेमेंट करना होता है? नहीं। क्या आप ऐसे करते हो कि यार इस साल में हमारा 2 लाख का खर्चा तो हो गई और 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो 2.5 लाख रुपए रख के चलना है? ऐसा थोड़ी होता है यार, डेप्रिसिएशन का पेमेंट थोड़ी ना करना है। और अगर मान लो आप बेवकूफ़ हो, जैसे रख भी लोगे, अगर आपने 2.5 लाख रुपया रख लिया, 2 लाख तो बोले जरूरत पड़नी है और 50,000 डेप्रिसिएशन के नाम का रख लिया, तो पता है क्या होगा? अरे ये साला वही 50,000 तुम कहीं इन्वेस्ट करते तो उस पर कुछ रिटर्न कमा लेते। अभी तुम नौटंकी क्या कर रहे हो, उस अमाउंट को भी रख रहे हो जिसका पेमेंट करना ही नहीं है, उसको भी कंसिडर कर रहे हो। तो ऐसे तो आपका अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल आपने रख लिया, तो आपका ही तो नुकसान हो रहा है ना। तो कैश कॉस्ट अप्रोच वालों का मानना है कि जब हमारा डेप्रिसिएशन में अमाउंट ब्लॉक होना ही नहीं है तो आप उसे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने में कंसिडर कर ही क्यों रहे हो?
वर्किंग कैपिटल में तो वो वाले अमाउंट कंसिडर करो जिनका सच में पेमेंट होना है, जिनको कभी ना कभी हमें पे करना ही है। ठीक बात है, जिनमें हमारा पैसा सच्ची में लगना है। जैसे भाई रॉ मटेरियल है तो लगना ही है उतना पैसा। देखो ना, रॉ मटेरियल में 16,000 रुपये का ब्लॉकेज होना ही है, WIP में इतना अमाउंट ब्लॉक होना ही है, फिनिश गुड में इतना अमाउंट ब्लॉक होना ही है। ठीक बात है, पर डेप्रिसिएशन में थोड़ी ना अमाउंट ब्लॉक होता है ना, तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट शीट से पहले ही हटा देना है। ठीक बात है। दूसरी बात, कैश कॉस्ट अप्रोच वालों का एक और कहना है, बोले आप प्रॉफिट को कंसिडर मत करो। क्यों मत करो, सुनना। उनका कहना है कि आप बताओ, जब आप 8 लाख रुपए का खर्चा करके कुछ बनाते हो और उसको 10 लाख में बेचते हो, तो आप बताओ आपका कितना पैसा ब्लॉक है? आपका तो 8 लाख रुपया ही ब्लॉक है। तो अब जब 2 लाख रुपए तो आपका था ही नहीं, आपने तो लगाया ही नहीं ना, आपने तो 8 लाख ही लगाए ना, तो फिर वर्किंग कैपिटल 8 लाख के हिसाब से निकालोगे ना। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 10 लाख के हिसाब से निकालोगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाएगी। अब जबकि जरूरत है ही नहीं भाई, प्रॉफिट के लिए हमें मेंटेन थोड़ी करना है। जैसे मान लो 8 लाख का खर्चा होना है, तो 8 लाख का खर्चा साल भर में होना, तो इसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकाली जानी चाहिए। अब आप निकाल रहे हो 10 लाख के हिसाब से, मतलब 2 लाख एक्स्ट्रा कंसिडर कर रहे हो, जबकि 2 लाख रुपए आपके लगने नहीं है, वो तो मिलने हैं आपको एक्स्ट्रा, तो उसको कंसिडर करो ही मत ना यार। अगर आप उसे कंसिडर करोगे तो अननेसेसरी आपका वर्किंग कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा। अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा तो क्या दिक्कत होगी कि आपका जो आप इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है आप वो खो दोगे। सपोज आपने 10 लाख माना और इस वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल निकल आई 2 लाख या सपोज 80,000 निकल आई कि आपको 80,000 का अमाउंट मेंटेन करना है, जबकि आप 8 लाख अगर मानते तो हो सकता है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 60,000 ही आती। तो कहीं ना कहीं आपने 20,000 रुपये ज़्यादा मेंटेन कर लिए ना, गलत अप्रोच फॉलो करके। तो वो 20,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा फोकट में मेंटेन ना करते तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते, कुछ तो कमाई लेते। तो सिंपल सी बात है यार, और ये लॉजिकल भी है। उनका कहना ये है कि जो तुम्हारा अमाउंट ब्लॉक हुआ है उसके लिए तुम वर्किंग कैपिटल की बात करो, वही तो तुम्हें मेंटेन करना है भाई। ऐसा खुद सोचो आप, क्या 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है तो क्या उसके लिए अमाउंट अलग से आपको अमाउंट मेंटेन करना है? सुनो, 2 लाख कमाना है प्रॉफिट तो उसके लिए कुछ अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? नहीं, 8 लाख का खर्चा होना है तो उसके हिसाब से भाई अपन कितना अमाउंट मेंटेन करना है वर्किंग कैपिटल के लिए, उसकी बात करेंगे अपन, है ना। तो कैश कॉस्ट अप्रोच ने कहा कि आपको डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई अमाउंट ब्लॉक नहीं होता है, इसमें आपको सच्ची में कैश देने की जरूरत नहीं है। और सेम थिंग प्रॉफिट में, प्रॉफिट के लिए भी आपको अलग से कैश देने की जरूरत नहीं है। 10 लाख में 2 लाख इंक्लूड है, लेकिन आपको पेमेंट जो करना है वो केवल 8 लाख का ही करना है। 2 लाख के प्रॉफिट का पेमेंट नहीं करना, वो तो आपको मिलना है। तो सिंस डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट का पेमेंट नहीं करना होता है, ये कोई खर्चे नहीं है, तो हमें इन्हें कंसिडर नहीं करना, ऐसा कैश कॉस्ट अप्रोच कहती है। ठीक बात है। और अगर आप टोटल कॉस्ट अप्रोच फॉलो करते हैं तो फिर आपको डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करना है और प्रॉफिट भी कंसिडर करना है। इसका मतलब फिर आपको क्रेडिट सेल पर जो है डेटर्स निकालने हैं। ठीक बात है। और कुछ ना कहा जाए तो आपको कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो करनी है। सो ये जो एग्जाम्पल हमने किया है, ये हमने किया है यूजिंग कैश कॉस्ट अप्रोच। सर कैसे पता? क्योंकि अपन ने ना तो डेप्रिसिएशन को कंसिडर करा है और ना ही प्रॉफिट को, दोनों को ही कंसिडर नहीं करा है ना। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो कॉस्ट शीट में जहां पर भी डेप्रिसिएशन उसको पहले ही एक्सक्लूड कर देना। तो ना तो वो इसमें आएगा, ना ही वो सीओपी में शामिल हो पाएगा, ना ही वो सीओजीएस में शामिल हो पाएगा, ना ही वो कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल हो पाएगा। ठीक बात है। अब कई जगह ऐसा लिखा मिलता है, बोले सीओपी में से डेप्रिसिएशन घटाओ, सीओजीएस में से डेप्रिसिएशन घटाओ। अरे भाई इतना हर जगह से अलग अलग घटाने की जरूरत क्या है? आप एक बार उसको बाहर कर दो, मतलब डेप्रिसिएशन को आप कंसिडर ही नहीं करोगे तो हर चीज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ही आएगी ना। अगर आप डेप्रिसिएशन को कंसिडर ही नहीं करोगे तो जो भी कॉस्ट शीट बनेगी वो विदाउट डेप्रिसिएशन बनेगी। तो इसका मतलब ना तो सीओपी में डेप्रिसिएशन है, ना ही सीओजीएस में है और ना ही सीओएस में। ठीक बात है। तो ऐसा आपको करके चलना है। तो देखा जाए तो हमारे इस चैप्टर के लिए कॉस्ट शीट यहाँ तक ही रेलिवेंट है, कॉस्ट ऑफ सेल तक ही रेलिवेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको काम करना है। ठीक है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे तो समझाते जाऊंगा, है ना। एक बेसिक थिंग समझ में आ गई कि जब भी इस मेथड से क्वेश्चन आए तो हमें कॉस्ट शीट बनानी है, या तो छोटी कॉस्ट शीट या बड़ी कॉस्ट शीट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। और फिर ये स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाना है। इसमें सबसे पहले कैश लिखना है ताकि हम लिखना ना भूलें, और बाकी सब में वही डिवाइड बाय 12 या 52 वीक्स या 360 डेज एज द केस में भी, और इनटू जो भी उसका होल्डिंग पीरियड या जो भी पीरियड होता है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये आप पूरा प्रॉपर नोट डाउन कर लेना, ये नोट आप ध्यान से लिख लेना। ठीक है। कि जो एग्जिस्टिंग एंटिटीज होती हैं उनके केस में अपन क्या मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बराबर है।
तो इसलिए परचेज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो सर वो इन केस ऑफ न्यू एंटिटीज़ क्या होता होगा, जो पहली बार एंटिटी आई, क्या उसमें कुछ अलग होता है? क्या उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम को परचेज के बराबर नहीं मानते? वो मैं बताऊंगा, है ना। अभी तो बस सिंस अपने एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट थी इसलिए ये बात बता दी, फिर तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा, है ना। धीरे धीरे अपन चीज़ों को समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अपन इसे फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।